Hello everyone, this is chapter 15 Colonial India from the book of Social Studies of class 5th. So colonial India means the India which was a colony of England. इसका मतलब ये हुआ कि हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे उस इंडिया के बारे में जब इंडिया इंग्लैंड की एक कॉलोनी था। जब कोई कंट्री किसी दूसरे पावरफुल कंट्री का एक कॉलोनी बन जाता है तो उसको हम कॉलोनियल कंट्री कहते हैं। तो इंडिया जिन दिनों इंग्लैंड की कॉलोनी था तो उस टाइम के इंडिया को हम कॉलोनियल इंडिया के नाम से जानते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है औपनिवेशिक भारत। औपनिवेशिक भारत। सो इंडिया वॉज अ वेरी रिच कंट्री। भारत एक बहुत अमीर देश था। इट वॉज नोन ऑल ओवर द वर्ल्ड फॉर इट्स रिच सिल्क, गोल्ड, इंडिगो, प्रीशियस स्टोन्स एंड मोस्ट ऑफ ऑल स्पाइसेस। भारत जाना जाता था उन दिनों अपने बेहतरीन रेशम के लिए, सोने के लिए, इंडिगो मीन्स नील के लिए, प्रीशियस स्टोन्स कीमती पत्थरों के लिए मतलब जेम्स के लिए, प्रमुखतया सबसे प्रमुख तौर पर भारत मसालों के लिए मशहूर था। आफ्टर अ Portuguese explorer Vasco da Gama had discovered a sea routes to India from Europe by traveling round Cape of Good Hope, Africa, European traders began coming to India to set up trading post. एक पुर्तगाली नाविक, पुर्तगाली खोजी वास्को डी गामा के अफ्रीका से होते हुए यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज करने के बाद भारत में यूरोपियन व्यापारियों ने यहाँ पर अपने ट्रेडिंग पोस्ट को, अपने ट्रेडिंग सेंटर्स को स्थापित करना शुरू किया। द फर्स्ट पोस्ट वाज सेट अप इन कोझिकोडे एंड कोची इन केरला बाय पुर्तगीज ट्रेडर्स। सबसे पहले पोस्ट भारत में केरला के कोझिकोडे और कोची नामक स्थानों पर बनाए गए थे, जिनको पुर्तगीज़ ट्रेडर्स ने बनाया था, पुर्तगाल के ट्रेडर्स ने बनाया था। सून फ्रेंच एंड डच ट्रेडर्स अराइव्ड इन इंडिया फॉर द सेम पर्पस। और जल्द ही यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ भी, दूसरे देश भी, जैसे कि फ्रांस एंड द डच ट्रेडर्स, फ्रेंच और डच ट्रेडर्स भी भारत में इसी पर्पस के साथ, इसी मकसद के साथ भारत में आए। मतलब वो लोग व्यापार करने के लिए वो भी भारत में आए। जब उनको मालूम चला कि जो पुर्तगीज़ ट्रेडर्स हैं वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उनको एक सी रूट मिल गया है इंडिया तक आने जाने का, तो उन लोगों को लगा कि भारत तो बहुत अमीर देश है, इसको उन दिनों सोने की चिड़िया कहते थे। तो ये लोग भी भारत में आए, सोच लगा कि हम भी अपनी किस्मत आजमाएंगे, हम भी अपना भविष्य चमकाएंगे। तो दूसरे देशों के व्यापारी भी भारत में आना शुरू हो गए और उन्होंने अपने यहाँ पर व्यापारिक सेंटर, व्यापारिक केंद्र बनाना शुरू कर दिए, ट्रेडिंग पोस्ट बनाना शुरू कर दिए। और वो किन चीज़ों का व्यापार करते थे? द मेन आइटम्स ऑफ ट्रेड वर स्पाइसेस, सिल्क एंड गुड। जो मेन आइटम्स थे ट्रेड्स के वो थे मसाले, रेशम और गोल्ड। उसके बाद भारत में इंग्लैंड के लोग, इंग्लैंड भी एक यूरोपियन कंट्री है और बहुत पावरफुल कंट्री है, वो लोग भी यहाँ पर आए और यहाँ के व्यापार पे कब्ज़ा जमाने के लिए उन्होंने बहुत से हथकंडे अपनाए। टू गेन कंट्रोल ऑफ ट्रेड द ब्रिटिश फॉर्म द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1600 एंड सेट अप देयर फर्स्ट ट्रेडिंग पोस्ट एट सूरत इन गुजरात। भारत के ट्रेड पर कंट्रोल हासिल करने के लिए, नियंत्रण हासिल करने के लिए ब्रिटिश यानी कि इंग्लैंड के व्यापारियों ने भारत में सन 1600 में 1600 कॉमन एरा में यहाँ पर एक कंपनी स्थापित की, जिसका नाम रखा उन्होंने इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और गुजरात के शहर सूरत में उन्होंने अपना पहला ट्रेडिंग पोस्ट इस तरह से बनाया। लेटर बाद में द कंपनी गॉट परमिशन फ्रॉम मुग़ल एम्पायर जहांगीर टू सेट अप ट्रेडिंग पोस्ट इन बंगाल। उसके बाद मुग़ल शासक जहांगीर से इजाज़त लेने के बाद उन्होंने बंगाल में भी अपनी ट्रेडिंग पोस्ट की स्थापना की। The French traders formed at French East India Company and set up their trading post at Chandranagar in Bengal and Pondicherry in Tamil Nadu. उसके बाद फ्रांसीसी व्यापारियों ने भी ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित की। फ्रांसीसी व्यापारियों ने एक फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की
बंगाल के चंद्रनमक नामक स्थान पे और तमिलनाडु के पौंडुचेरी नामक स्थान पे उन्होंने अपने ट्रेडिंग पोस्ट स्थापित किए। एज दे वर राइवल्स इन ट्रेड, क्योंकि फ्रांसीसी और अंग्रेज़ ब्रिटिशर्स ये एक दूसरे के व्यापार में दुश्मन थे, राइवल्स थे, विरोधी थे। बिटर वार्स, भयंकर युद्ध लड़े गए बिटवीन फ्रेंच एंड ब्रिटिश, in which the French were defeated and had to give up all their trading posts with the exception of Pondicherry. ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसी व्यापारी एक दूसरे के व्यापारिक दुश्मन थे, इसलिए दोनों के बीच में युद्ध लड़ा गया। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई, फ्रेंच ट्रेडर्स की हार हुई और उनको बदले में अपनी सारी पोस्ट को, सारे व्यापारिक केंद्रों को अंग्रेज़ों के हवाले करना पड़ा, सिवाय एक पौंडुचेरी को छोड़ के। बिगिनिंग ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में अंग्रेज़ शासन की शुरुआत कैसे हुई? द ब्रिटिश वर एम्बिशियस एंड वांटेड टू कंट्रोल कंप्लीट ट्रेड बाय डिफीटिंग देयर यूरोपियन राइवल्स, पार्टिकुलरली द फ्रेंच। अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे, बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षी थे। एम्बिशियस का मीनिंग महत्वाकांक्षी होता है, और महत्वाकांक्षी हम उस व्यक्ति को कहते हैं जिसकी ख्वाहिशें, जिसकी इच्छाएं बहुत बड़ी होती हैं, उसको हम महत्वाकांक्षी कहते हैं। एंड वांटेड टू कंट्रोल कंप्लीट ट्रेड, और वो पूरी तरह से नियंत्रण हासिल करना चाहते थे बाय डिफीटिंग, हरा कर, देयर यूरोपियन राइवल्स, अपने यूरोपीय दूसरे जो विरोधी थे उन विरोधियों को हरा कर वो पूरी तरह से अपना ही कंट्रोल हासिल करना चाहते थे। वो चाहते थे कि केवल हम ही यहाँ व्यापार करें। Thus they established a factory in Bengal and also set up their own army. इसलिए उन्होंने इस पर्पस के लिए उन्होंने बंगाल में एक फैक्ट्री की स्थापना की, एक फैक्ट्री लगाई, और उस फैक्ट्री के साथ साथ उन्होंने अपनी खुद की सेना भी रखी। They also began to build walls to protect the trading post at Fort William in Calcutta, और उन्होंने फोर्ट विलियम में अपने ट्रेडिंग पोस्ट की हिफाजत के लिए, जो कि कोलकाता में है, उसकी हिफाजत के लिए उन्होंने उसके चारों ओर दीवारें भी बना डाली। द नवाब ऑफ बंगाल सिराजुद्दौला, बंगाल के नवाब जिनका नाम सिराजुद्दौला है, ऑर्डर द ब्रिटिश टू रिमूव द वॉल्स, उन्होंने अंग्रेज़ों को ये हुक्म दिया, ऑर्डर दिया कि अपनी दीवारों को तोड़ दो, दीवारों को हटाओ। When they refused, जब उन्होंने मना किया, it led to first battle of प्लासी, और इस वजह से नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के बीच पहली लड़ाई लड़ी गई 1757 में। प्लासी नामक एक जगह है, वहाँ पर ये लड़ाई लड़ी गई, जिसको फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी के नाम से भी हम जानते हैं। पहली लड़ाई लड़ी गई प्लासी के मैदान में। द ब्रिटिश आर्मी अंडर रॉबर्ट क्लाइव वन द बैटल, और रॉबर्ट क्लाइव के अधीन, रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेज़ सेना ने इस युद्ध को जीता और सिराजुद्दौला हार गए। A few years later, the British waged another war against the combined forces of Nawab of Bengal, the Nawab of Oudh and the Mughal Emperor. इसके बाद अंग्रेज़ यही नहीं रुके, उन्होंने उसके आगे भी युद्ध लड़े। उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल और नवाब ऑफ ऊध के फोर्सेस के साथ, सेनाओं के साथ, और मुग़ल एम्परर की सेनाओं के साथ उन्होंने युद्ध लड़े। दिस वाज द बैटल ऑफ बक्सर, और इसको हम बक्सर का युद्ध कहते हैं इन 1764, जो कि 1764 में लड़ा गया था, बक्सर नाम के स्थान पर लड़ा गया था। द ब्रिटिश वन द बैटल, अंग्रेज़ों ने ये युद्ध जीत लिया। एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऑब्टेन द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू इन बंगाल, और उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अधिकार मिल गया बंगाल से टैक्स को वसूल करने का, रेवेन्यू या लगान वसूल करने का उनको अधिकार मिल गया। दिस मेड देम वेरी पावरफुल, और इस बात से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गए, शक्तिशाली हो गए। फ्रॉम 1764 टू 1857, सन 1764 से 1857 तक द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एबल टू कॉन्कर मोस्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ इंडिया। 1857 तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक एक करके भारत के लगभग सभी भागों को फतह कर लिया, जीत लिया। दे फॉट बैटल्स एंड डिफीटेड द इंडियन रूलर्स वन बाई वन, उन्होंने युद्ध लड़े
और एक एक करके सभी भारतीय शासकों को उन्होंने हरा दिया। सब्सिडरी अलायंस, इसका मतलब होता है सहायक संधि। द ब्रिटिश ग्रेजुअली टू कंट्रोल ओवर इंडियन रूलर्स बाई यूजिंग अदर मेथड्स। धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने भारत पे अपना पूरी तरह से नियंत्रण हासिल करने के लिए उन्होंने भारतीय शासकों को अपने कब्ज़े में लेने के लिए कुछ दूसरे हथकंडे भी अपनाए, दूसरे मेथड्स भी अपनाए। दे अडॉप्टेड डिफरेंट पॉलिसीज़ दैट ब्राउट द इंडियन रूलर्स अंडर देयर कंट्रोल। उन्होंने बहुत सी ऐसी नीतियाँ अपनाई जिसकी वजह से जो इंडियन रूलर्स थे वो उनके अधीन हो गए, उनके कंट्रोल में चले गए। लॉर्ड वेलेस्ले इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस। लॉर्ड वेलेस्ले ने एक नई पॉलिसी, एक नई नीति को इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रखा गया था सहायक संधि, जिसको हम इंग्लिश में सब्सिडरी अलायंस के नाम से जानते हैं। अंडर दिस अलायंस, इस संधि के दौरान अगर आप इस समझौते को करते हैं, इफ़ एन इंडियन रूलर एक्सेप्टेड सर्टेन कंडीशन, अगर कोई भारतीय शासक निम्नलिखित शर्तों को मान लेता है, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम आउटसाइड अटैक्स एंड इंटरनल रिवोल्ट्स। तब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको हिफाजत करेगी, उसको प्रोटेक्ट करेगी, बाहरी आक्रमणों से भी और अंदरूनी विद्रोह से भी उसकी हिफाजत करेगी। सो कंडीशंस क्या थी इस संधि की? कंडीशंस ये थी, द रूलर वुड कीप अ ट्रूप ऑफ द ब्रिटिश आर्मी एंड पे फॉर देम, कि वो शासक अंग्रेज़ों की एक सेना को रखेगा और उसकी जो सैलरी होगी सैनिकों की, वो सैलरी भी चुकाएगा और जो उनका खाना खर्चा है, उनकी जो भी पेमेंट होगा वो सब करेगा, सारा पे वही करेगा जो शासक रखेगा। He would not enter into an alliance with other kings without the permission of the British। और उसको ये भी शर्त मानना होगी कि वो बिना अंग्रेज़ों की इजाज़त के बिना किसी दूसरे राजा के साथ कोई समझौता, कोई संधि नहीं करेगा। मैनी रूलर्स एक्सेप्टेड इट, बहुत से शासकों ने इस संधि को स्वीकार किया, बट लेटर ऑन, लेकिन बाद में दे रियलाइज्ड, उनको समझ में आया, देयर मिस्टेक, अपनी गलती समझ में आ गई कि उन्होंने इस सहायक संधि के साथ समझौता करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। एंड वांटेड टू गेट रिड ऑफ द ब्रिटिश, और वो अंग्रेज़ों से छुटकारा भी चाहते थे। नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, मतलब अंग्रेज़ों की विलय नीति। इस विलय नीति के अकॉर्डिंग अगर किसी राजा का कोई बच्चा नहीं होता था तो वो राज्य उसका ऑलरेडी अंग्रेज़ उस पर हत्या लिया करते थे। लॉर्ड डलहौजी इनेबल्ड द ब्रिटिश टू टेक कंट्रोल ऑफ एनी स्टेट इफ़ इट्स रूलर डाइड विदाउट लीविंग अ नेचुरल हेयर या हायर। लॉर्ड डलहौजी ने एक नई नीति को लागू किया जिसके अंतर्गत, जिसके मुताबिक कोई भी राजा अगर उसका बेटा नहीं है, अगर उसका कोई सगा बेटा नहीं है या उसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तब उसकी मृत्यु के बाद उसका पूरा राज्य अंग्रेज़ों के राज्य में मिल जाएगा। ये नीति उसने लागू की थी। दिस वाज द कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, और इसको ही हम विलय नीति के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम हड़प नीति भी कहते हैं, इसको हम हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं। दे वर नॉट परमिटेड टू अडॉप्ट अ सन, किसी भी राजा को किसी भी बेटे को गोद लेने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी। द किंगडम्स ऑफ झांसी, झांसी का जो राज्य था, नागपुर का राज्य एंड सतारा, और जो सतारा का राज्य था, वर एनेक्स्ड, मिला लिए गए अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, अंग्रेज़ों की इसी हड़प नीति के अधीन, इसी हड़प नीति के अंतर्गत ये सभी राज्य अंग्रेज़ों के राज्य में मिला दिए गए। डिसकंटेंट अमंग द इंडियन फार्मर्स एंड वीवर्स, भारतीय किसानों और जो बुनकर्स थे, जिनको हम जुलाही भी कहते हैं, उनके बीच में एक निराशा पनपने लगी। डिसकंटेंट का मतलब है लोग असंतोष में थे, लोगों में बिल्कुल भी संतोष नहीं था। द हार्श एंड द एक्सप्लॉयटेटिव पॉलिसीज़ ऑफ ब्रिटिश लेड टू डिससेटिस्फैक्शन अमंग द रूलर्स, वीवर्स एंड फार्मर्स इंडिया। अंग्रेज़ों की सख्त जुल्म भरी, और एक्सप्लॉयटेटिव का मतलब होता है जिसमें वो भारतीयों का शोषण कर रहे थे, शोषण भरी नीतियों की वजह से भारतीय शासकों, भारतीय बुनकरों और भारतीय किसानों के बीच में असंतोष व्याप्त हो गया। द ब्रिटिश इम्पोज हैवी टैक्सेस ऑन द फार्मर्स,
अंग्रेज़ों ने भारतीयों पर भारी टैक्सेस लगा दिए, फार्मर्स पर लगा दिए, एंड फोर्स देम टू ग्रुप कैश क्रॉप्स, और उनसे कहा कि आप कैश क्रॉप्स उगाइए, नकदी फसलें उगाइए, जैसे कि ओपियम अफ़ीम उगाइए, इंडिगो नील उगाइए, एंड कॉटन उगाइए, जिससे अंग्रेज़ों को फ़ायदा होने वाला था। तो अंग्रेज़ों ने एक तो हैवी टैक्सेस लगा दिए और भारतीय किसानों को मजबूर किया कि वो केवल कैश क्रॉप्स ही उगाएंगे। They purchased these crops from farmers at very low price and sold them at very high rates in England and other countries. अंग्रेज़ भारतीय किसानों से इन फसलों को बहुत सस्ते दामों में ख़रीदते थे और अपने देश में, इंग्लैंड में या फिर दूसरे कंट्रीज़ में बहुत ही ऊंचे दामों पर बेचा करते थे। ब्रिटिश bought raw material from India at cheap prices for making clothes. अंग्रेज़ों ने कपड़े बनाने के लिए भारत से रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को बड़े सस्ते दामों पे ख़रीदा। दीज वर सेंट टू ब्रिटेन, और इस रॉ मटेरियल को उन्होंने ब्रिटेन भेजा, वेयर क्लॉथ वाज मैन्युफैक्चर्ड, जहाँ पर कपड़े बनाए जाते थे, एंड देन सोल्ड बैक इन इंडिया, और उसके बाद वहाँ से आकर भारत में इंडियन मार्केट्स में बेचे जाया करते थे। द मैसिव इम्पोर्ट ऑफ मशीन मेड क्लॉथ्स फ्रॉम इंग्लिश फैक्ट्रीज, अंग्रेज़ी फैक्ट्रीज से कपड़ों के इस विशाल आयात ने टू इंडियन मार्केट, भारतीय बाज़ारों में, लेड टू एन इंक्रीज अ थ्रीट, एक चुनौती खड़ी कर दी, एक मुश्किल खड़ी कर दी फॉर द इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, भारत के जो हाथों से जो बनाए जाने वाले कपड़े थे, जिनको चरखे वगैरह वगैरह से बनाए जाते थे, इस तरह की इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल खड़ी कर दी। एज़, क्योंकि द ब्रिटिश गुड्स वर सोल्ड, क्योंकि जो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए, फैक्ट्रीज़ में बनाए गए जो सामान थे वो सस्ते थे, वर सोल्ड, बेचे जाते थे एट अ मच चीपर प्राइस, क्योंकि वो सस्ते कीमतों में बेचे जाया करते थे। तो इसलिए भारत की जो इंडस्ट्रीज़ थी उन दिनों, जो कुटीर उद्योग थे, वो सभी ख़त्म होने की कगार पे पहुंच गए। दस द हैंडलूम इंडस्ट्री ऑफ इंडिया सफ़र्ड, लीविंग वीवर जॉबलेस एंड पुअर, इसलिए उन दिनों जो भारत के जो हथकरघे, जो हाथ से बनाने जाने वाले जो कपड़े होते हैं, जो हाथ से बनते हैं, इस तरह की जो इंडस्ट्रीज़ थी, उनमें काम करने वाले जो लोग थे, जो बुनकर्स थे, वो सभी जॉबलेस हो गए और सब गरीब हो गए, क्योंकि जो इंडस्ट्री थी वो कोलैप्स हो गई। तो बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ा। डिसकंटेंट, निराशा, असंतोष अमंग पीपल ऑफ इंडिया, भारत की जनता में निराशा पैदा हुई अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। द स्ट्रिक्ट लॉज इम्पोज बाय ब्रिटिश ओवर इंडियन डिससेटिस्फाइड, भारत के ऊपर लगाए गए सख्त कानूनों ने भारत के लोगों में असंतोष व्याप्त कर दिया। बड़ा लोगों में असंतोष था, निराशा थी अंग्रेज़ों के नियमों को लेकर। नंबर ए, इंडियन रूलर्स वर अनहैप्पी एज दे वर अफ्रेड ऑफ लूजिंग देयर किंगडम अंडर द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एंड ऑफ द सब्सिडरी अलायंस एट्सेट्रा। भारतीय शासक अंग्रेज़ों से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें डर था कि वो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स की वजह से या फिर सब्सिडरी अलायंस की वजह से उनका शासन, उनका जो राज्य है वो अंग्रेज़ छीन लेंगे, तो इसलिए वो लोग असंतोष में थे। पीपल थॉट देयर रिलीजन वॉज अंडर थ्रेट बिकॉज मैनी ऑफ देम हैड बीन कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी बाई मिशनरीज़, लोगों को ये भी लग रहा था कि उनका धर्म ख़तरे में है, क्योंकि अंग्रेज़ अपने साथ क्रिश्चियन मिशनरीज़ लेके आए थे। ये मिशनरीज़ भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर रही थी और बहुत से लोगों को ईसाई धर्म में तब्दील कर लिया गया था, उनको कन्वर्ट कर लिया गया था, तो इसलिए लोगों को ख़तरा भी लग रहा था।